ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने जो सॉइल की लास्ट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, सॉइल टेक्सचर तक, सॉइल कलर, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, वो चीज़ें बेटा हम लोगों ने कवर आउट कर रखी है ना। तो कल आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि जो अर्थवॉर्म को, ठीक है, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने डिस्कस भी करा है कि जो अर्थवॉर्म है उसको नेचर का प्रोमेन कहा जा रहा है, और उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन आउट भी करा। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा इस वीडियो में, जो आप ये स्लाइड के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ को दिख रहा है, दैट इज रिलेटेड टू दैट वन। कि आपको मैं वैसे फिर से रिकैप कर देता हूँ उस पैराग्राफ को कि जनरली में एक्चुअली में होता है क्या कि जो अर्थवॉर्म होता है ना, वो हमारा सॉइल के अंदर रहता है, राइट। और वो क्या करता है कि सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, या जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको वो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। और इनगल्फ करने के बाद जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको वो रिच करके, उसको एनरिच करके, उसके बाद वो क्या करता है कि बाकी का जो डाइजेस्ट मटेरियल उसको एडजस्ट आउट कर देता है। और एडजस्ट आउट करने के साथ साथ वो क्या कर देता है कि जो उसकी बॉडी में डाइजेस्टेड मिनरल्स होते हैं, आयंस होती है, ठीक है, जो उसकी बॉडी के लिए तो अनफेवरेबल है, बट लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आगे आपको ये डू यू नो में प्रोसेस बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके अंदर, क्योंकि सिक्स क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि हम लोग जो कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग अर्थवॉर्म की हेल्प से जब बनाते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म इज नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग, राइट। ये प्रोसेस है। नेक्स्ट भी दिया सॉइल एज ए रिसोर्स। बाकी बेटा जो डू यू नो इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, इसमें ना साइंटिफिक नेम वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म के या अनदर वॉर्म्स के, ठीक है, और साथ में प्रोसेस लिख रखे कि वो कैसे करते हैं, बट इट डजेंट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिर्फ आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स, क्योंकि जितना भी हम लोग हर क्लासेस में दोबारा फिर से पढ़ेंगे उसको। So soil as a resource, soil material is a critical component in the mining and construction industries. Obviously यार, क्योंकि जो soils का material है obviously उसका यूज करा जा रहा है, ठीक है, जब भी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करी जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, उस मटेरियल का यूज करा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जितने भी बेटा अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, सॉइल के अंदर ही, है ना। तो इसी के बाद कि जैसे हमें यह बता भी रखा है सेकंड लाइन में कि मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ सॉइल कैन बी इन्वॉल्व इन सरफेस माइनिंग, रोड बिल्डिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली हर कहीं पे सॉइल के अलग अलग तरह के सॉइल का यूज करा जा रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स के जो उसके का यूज करा जा रहा है इन सब के लिए। सो आगे ये डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अर्थ शेल्टरिंग इज द आर्किटेक्चर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सॉइल एज एन एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है कि अर्थ शेल्टरिंग कहा जाता है इसको, कि एक आर्किटेक्चर प्रैक्टिस है बेटा सॉइल की, ठीक है, कि जिसका बहुत मतलब जो हायर अमाउंट है वो यूज करा जा रहा है डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स के लिए। नेक्स्ट भी दिया सॉइल रिसोर्स आर क्रिटिकल टू एनवायरनमेंट एज वेल एज फूड फाइबर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली यार बहुत इंपॉर्टेंट है वो, किस इसके लिए हमें अब कई तरह के जो हमारे फूड है वो कहीं पे कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, सॉइल के अंदर। कई तरह के हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं जिनके फाइबर्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सॉइल के अंदर। सॉइल प्रोवाइड मिनरल वाटर टू प्लांट्स ऑब्वियसली, देन एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड रिलीज इट लेटर, थस प्रिवेंटिंग फ्लड्स इन ड्रॉट, ठीक है, कि जनरली क्या करते हैं कि उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था, है ना, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल, ये सारा का सारा, जिसकी वजह से जो है वो सरफेस के ऊपर ही पानी नहीं रहता है और जिससे बाढ़ आने का खतरा भी कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, वो वाटर को अच्छे से इनफिल्टर और परकोलेट करती है सॉइल, तो इससे ड्राउट, अकाल पड़ने की भी दिक्कत नहीं आती है। सॉइल क्लीन्स द वाटर एज परकोलेट, सॉइल इज द हैबिटेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, राइट, कि जो सॉइल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक हैबिटेट भी है। नेक्स्ट भी देयर डू यू नो सॉइल इज ऑफन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, प्लांट्स एंड सम लोअर एनिमल्स। ऑब्वियसली यार जो फूड चेन है हमारी, हर कहाँ से शुरू होती है, ग्रीन प्लांट से। तो ये ग्रीन प्लांट कहाँ से शुरू, कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सॉइल के अंदर। सो इट इज द बॉटम ऑफ द फूड चेन, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स, और प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सॉइल में। तो फूड चेन का जो बॉटम पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द सॉइल, ओके। वही चीज आगे लिख रखी है कि जो कई तरह के लोअर एनिमल्स और प्लांट्स हैं अपनी न्यूट्रिशन और कई तरह के अपने जो अनदर फूड कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन।
ऑब्वियसली बेटा, आज जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो अलग अलग तरीके से पॉल्यूट हो रही है। और कैसे हो रही है कि सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द बिल्ड अप ऑफ परसिस्टेंट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल साल्ट्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इन सॉइल। कि अगर ये सारे के सारे जितने भी लिख रखे हैं, टॉक्सिक कंपाउंड, कई तरह के केमिकल साल्ट्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ये सारे के सारे सॉइल के अंदर अगर ये आ जाते हैं, अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी कारण, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी मिट्टी है वो, उसकी इरोजन होगी, वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका बैड एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल हेल्थ। ऑब्वियसली कि जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, या जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर उसका बैड इफेक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, soil pollution is caused by factors like use of chemical pesticides, excessive use of fertilizers, percolation of contaminated surface to the layers below the surface। अब जब भी ये किसी न किसी तरीके से डंपिंग के कारण, लीचिंग के कारण, ठीक है, या किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री का जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स हैं वो स्क्रीट आउट हो रहे हैं, राइट, उनकी वजह से, या खेतों में हम लोग एक्सेसिव पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, उनकी वजह से, ठीक है, जो हमारी सॉइल है वो कंटामिनेट हो रही है। राइट, लास्ट वीडियो सॉइल एंड क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल क्रॉप्स के लिए। सो बेटा, हमें ये भी पता है कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, वी रिक्वायर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर इट। हम लोगों की जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल होती है, वी नो, और अलग अलग क्रॉप्स भी उन सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है, गिवन हियर। उनके आंसर यहाँ पे मैक्सिमम के 3-4 क्वेश्चन है हमारे। So the soil in different parts of India are the different due to the types of parent rock present in there and amount humus present in the soil. Other factors that affect the nature of the soil are climatic factors like temperature, light, wind, rainfall and humidity। अब जो हमारी soil है, हमें पता है कि उसका जो composition है वो डिपेंड करती है soil का जो पेरेंट रॉक जिससे वो बनी है, किस तरह के उसके अंदर मिनरल्स है, आयंस है, ह्यूमस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट द सेकंड फैक्टर, some are the physical factors like the temperature, light, wind, rainfall, humidity, these also be matter, right? So these factors affect the soil profile, also bring changes in the soil structure। okay, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर क्या होगा कि जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है, ये नहीं है कि एक सा सॉइल प्रोफाइल हमारा हर जगह एग्जिस्ट करता है। डेजर्ट के अंदर अलग सॉइल प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा, आपका मॉडरेट एरिया जहाँ पे ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, वहाँ का सॉइल प्रोफाइल कुछ और होगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, वहाँ का आपका सॉइल प्रोफाइल कुछ और तरीके का होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ओ होरिजोन, ए होरिजोन, सी होरिजोन, बी होरिजोन, आर होरिजोन लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, जो मेरी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने डिस्कस करा था। तो ये वेरीड करता है। ठीक है, सो द टाइप ऑफ क्रॉप दैट विल बी ग्रोन इन ए पार्टिकुलर फील्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। ये सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप कौन सी तरह की सॉइल में ग्रो करेगी, राइट? सो द सॉइल कंपोनेंट, द ह्यूमस कंटेंट एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट इन द रीजन। सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड लेग्यूम्स लाइक ग्राम ग्रो वेल इन ए क्ले लॉमी सॉइल। कि हमारे सीरियल है, जो हमारे ग्राम है, वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? क्ले और लॉमी सॉइल के अंदर। सच सॉइल हैव गुड वाटर रिटेन कैपेसिटी। ऑब्वियसली वी नो इट वेरी वेल कि जो लॉमी सॉइल और क्ले सॉइल होते हैं वो बहुत अच्छे से वाटर को रिटेन करती है। पैडी ग्रो वेल इन सॉइल दैट क्ले एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब हमारा मॉनसून सीजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पैडीज को ग्रो करते हैं, धान की फसल लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना। तो हमारी जो मिट्टी होती है वो क्ले सॉइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, पानी रुकता है खेतों के अंदर तो हमारी पैडी जो ग्रो करती है अच्छे से, है ना। आफ्टर दैट उसके अंदर रिच कंटेंट होना चाहिए, ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लोमी सॉइल दैट ड्रेन वाटर इजिली आर आइडियल ग्रोइंग फॉर पल्सेस। हमारी जितनी भी तरह की दालें हैं वो लोमी सॉइल में ही ग्रो करती है। कॉटन ग्रोज वेल इन एरेटेड सॉइल दैट आल्सो ड्रेन वाटर इजीली। कि ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करती है। बेसिकली जो कॉटन होती है वो ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो करती है। जो हमारा एरिया है, अब जो आपका पंजाब का मालवा एरिया है, वहाँ पे कॉटन की ग्रोथ करी जाती है, बहुत अच्छे से वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ की जो हमारी जमीन है वो वेल इरेटेड है। Hence sandy or loam soil are preferred for growing the cotton, right? After that, coconut trees that grow well in sandy soil are found in the large number in the coastal region. Coastal region मतलब समुद्र के किनारे के एरिया, या ऐसी स्टेट्स या ऐसी सिटीज या ऐसे एरिया जो कहाँ पे
प्रेजेंट है हमारे सी शोर के ऊपर, समुद्रों के किनारों के जो एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया, जैसे आपका तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, राइट, इन सब जगहों पे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी सैंडी है, प्लस साथ में यहाँ पे जो समुद्र है इसके हर एक एरिया के ऊपर प्रेजेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। लोअर क्लासेस से तुम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉइल इरोजन है क्या इसके कॉजेटिव एजेंट है, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, right? So let us discuss it with soil erosion. Soil erosion implies the removal of the topsoil by agents such as wind and water without human activities. Losses of soil through the erosion in most areas would probably be balanced by the formation of new soil. In forest and grassland, vegetation protects the soil. When rain falls on the surface of the grass or on the leaves of trees, some of the moisture evaporates before it can reach the ground. Trees and grass serve as windbreakers, and the network of plants would have to hold the soil in place against the action of both rain and wind. Obviously, we know. फर्स्ट लाइन हमारी कह रही है कि सॉइल इरोजन है क्या, द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एजेंट्स, ठीक है, कि जब भी बेटा तेज हवा चलती है या बहुत तेज बारिश होती है या बाढ़ आ जाती है, ठीक है, तो ये विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, इस तरीके का होना, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, जहां पे बेटा कि जो प्रोबेबली क्या है कि न्यू सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जहां पे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है, या ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं या बहुत तेज पानी का बहाव होता है। और मोस्टली बेटा हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर बेटा जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे सेवरल प्लांट्स एग्जिस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, चाहे वो हर्ब्स की फॉर्म में, श्रब्स की फॉर्म में, ट्रीज की फॉर्म में, तो उनकी जो रूट्स होती हैं दे होल्ड द सॉइल, वो होल्ड करके रखती है सॉइल को। तो जब भी आप देखो बेटा कि जब भी तेज हवा चलती है या बारिश होती है तो बारिश का पानी तो बह जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं वहां से बेटा बह पाती है। हम जंगलों की बात करें या हमारे घरों के अराउंड ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत अच्छी प्लांटिंग हो रखी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की, तो उन एरियाज के ऊपर मिट्टी का बहाव नहीं होता है, वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम डेजर्ट की बात करें या हम ऐसे ग्राउंड की, ऐसी फील्ड की बात करें जब भी टोटल ड्राइनेस है, वहां पे प्लांट्स है ही नहीं है, तो जब भी बेटा वहां पे हवा चले ना तो वो बहुत ज्यादा जो सॉइल है वो डस्ट की फॉर्म में निकलती है, उठती है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा रेतीली हवा चलती है, तो ये सारा का सारा उसी के कारण होता है, दैट इज नॉन एज सॉइल इरोजन, और मोस्टली वो विंड और वाटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो अगर हमें सॉइल इरोजन को रोकना है देन वी हैव ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट भी एग्रीकल्चर एंड डिफोरेस्टेशन अलॉन्ग विद हाउसिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव कैनोपी ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रेटली स्पीड अप इरोजन ऑफ सॉइल। ऑब्वियसली बेटा अगर ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ठीक है, ये किसी और पर्पज अपना घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, या फर्नीचर के लिए, ठीक है, या वुड के लिए, इन सब के लिए, पशुओं के चारे के लिए, फॉडर के लिए पेड़ों की कटाई करी जाती है। तो ऑब्वियसली जब वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। और जो हमारे ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, डेजर्ट के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द मोस्टली causative agents, mostly one is that is the wind and water, right बेटा। तो ये हमारे ना कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं। लास्ट लाइन में हमें लिखा भी है कि केयरलेस कल्टीवेशन विच इन्वॉल्व लिविंग द फील्ड फैलो फॉर सम टाइम कैन आल्सो कॉज सॉइल इरोजन, ठीक है, कि हम लोग अगर प्रॉपर वे में कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, राइट, प्रॉपर वे में कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, फील्ड को ऐसे ऐसा छोड़ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो क्या होता है कि सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देन हाउ वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। अगर हमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है देन हाउ वी कैन डू इट। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस। दिस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन बेयर लैंड्स एंड नियर बाई फील्ड्स। कि जो सॉइल इरोजन है हम उसको कैसे रोक सकते हैं, एफॉरेस्टेशन करके। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स नहीं है
ओके। और दूसरी तरफ कि हमारे नज़दीक एरिया जितने भी जगहों पे खाली फील्ड्स पड़ी है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर यूज ऑफ लैंड, कि अगर हम लोग की ओवर ग्रेजिंग को रोके, ठीक है, या फालतू में ओवर यूज हो रहा है लैंड का, जैसे मान लो एग्रीकल्चर के लिए डिफोरेस्टेशन करी जा रही है ना, डिफोरेस्टेशन करी जा रही है मतलब प्लांट्स को काटा जा रहा है, चाहे वो घर बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, या ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज करा जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जैसे एग्रीकल्चर, कुछ कई तरह की ऐसी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें कि क्या रहता है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो जिसके कारण जो नदर प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे बनते हैं जिससे हमें उन्हें रोकना रहेगा। आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। ये सारे के सारे कुछ ऐसे यूज है जिसके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। In the last, we need to remember that soil is a precious natural resource. In order to sustain life on earth, destruction and misuse of such precious natural resource need to be avoided at all cost. हमें पता है soil हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स है चाहे एबायोटिक कंपोनेंट्स है, मोस्ट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी जो डिस्ट्रक्शन है हमें उसे रोकना रहेगा, ठीक है, सॉइल को बचाने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज एन प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइबिलिटी के लिए। ओके, सो ये था बेटा हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसका पार्ट डी और पार्ट डी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।